गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर के आया है बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस साइंस के लिए 30 क्वेश्चन आपके पास लगातार वे में जा रहा है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन जा रहा है, ये खुद आपको पता चल रहा होगा। ये कर लेंगे, जो सेट जा रहा है आप लगातार करेंगे, खुद से बनाने के प्रयास करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी मार्च जब भी हो एग्ज़ाम, उसमें साइंस के जो प्रश्न आएंगे छूटेगा नहीं, ये दावा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज जो है आते हैं बिहार एसएससी का मॉक टेस्ट। आज छठा टेस्ट है आपके पास, डेली आपके पास 11:30 में पहुंच जा रहा है। आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिए, हर चीज़ आपके पास है। क्योंकि डिसलाइक भी करिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, लाइक करिएगा तो और अच्छा लगेगा, डिसलाइक करिएगा तो उससे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। राइट, जिसमें आपको खुशी मिले वो करिए, आप अपने मन का ही करिए। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है आपका देख लेते हैं। आज प्रश्न आपके लिए क्या आया है। पहला प्रश्न है बिहार एसएससी का, अब बिल्कुल दमदार क्वेश्चन, प्रहार करने के लिए आ गया है बिहार एसएससी पे। प्रश्न क्या है, हम लोग जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होता है, मतलब कंजर्व होता है। सबसे पहले याद रखिए कि हमारे शरीर के अंदर जो है भोजन जो रिजर्व कंजर्व होता है वो हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ठीक है आंसर, ग्लाइकोजन। अब प्रश्न अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कहाँ होता है तो ये होता है यकृत में, लीवर में। कहाँ? लीवर में स्टोर होता है। किस नाम से? तो ग्लाइकोजन के नाम से। इसी को हम लोग इमरजेंसी के रूप में भी जानते हैं। जब उपवास करते हैं, क्या करते हैं? उपवास करते हैं तो कुछ नहीं खाते हैं तो आपके अंदर जो स्टोर है पहले से, तो वो आपको धीरे धीरे एनर्जी देता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब आपके शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो घटने लगेगा और जब प्रोटीन टूटने लगेगा, क्या लगेगा? प्रोटीन आपके शरीर में पचने लगेगा, तो अब समझिए कि व्यक्ति का जो है डेड, मतलब अब वहां से रिकवरी हो पाना मुश्किल होगा। मतलब प्रोटीन शरीर से पचना शुरू हो गया, आपके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट थी वो आपने फास्टिंग कर करके का अनशन पे बैठ करके उसको मेंटेन कर लिए। लेकिन जैसी प्रोटीन की बारी आ जाएगी, प्रोटीन जब शरीर से घटने लगेगा तो फिर शरीर का विकास नहीं होगा, वहां से व्यक्ति का जो है मृत्यु हो सकता है। इसीलिए 10 से 15 दिन 12 दिन जब हो जाता अनशन तो सरकार रिक्वेस्ट करती है कि अनशन को खत्म करिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाए तो व्यक्ति का जान भी जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो है प्रोटीन का पचना शुरू हो गया। क्या हो गया? प्रोटीन का पचना शुरू हो गया। और एक सूचक है, घातक सूचक है। क्या है? घातक सूचक है। आई बात समझ में? चलिए तो ये याद रखिएगा कि हम लोगों में जो भोजन संचित होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। प्रश्न पूछेगा कि कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कि लीवर में होता है। लीवर के बारे में बताया कि इसमें जो कोशिका होता है उस कोशिका का नाम क्या है, तो इस कोशिका का नाम है हेपैटो। क्या नाम है? हेपैटो। कोशिका का नाम है हेपैटो। ठीक है, ये याद रखिएगा, हेपैटो कोशिका का नाम है। चलिए, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप बताइएगा कि ये यकृत है, लीवर है सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, यानी इससे संबंधित जो भी पूछा जा सकता था यकृत से संबंधित मैं आपको बता दिया। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि हो गया ये। और इसमें जो कोशिका होता है उसका नाम है हेपैटो। जब किसी को, व्यक्ति को अगर कोई बीमारी, ये बीमारी कहते हैं हेपेटाइटिस अगर हो जाता है, हेपेटाइटिस, तो इसमें शरीर का यही अंग है जो डैमेज हो जाता है। हेपेटाइटिस, लीवर, यकृत डैमेज हो जाता है। आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार है। तो कोशिका विभाजन के जो है, कोशिका विभाजन के 2 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन? याद रखिएगा, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, चलिए, समसूत्री को हम लोग कहते हैं माइटोसिस और अर्धसूत्री को कहते हैं हम लोग मियोसिस, इंग्लिश में बात करें तो। ठीक, ये माइटोसिस जो होता है असेक्सुअल, मतलब अलैंगिक के लिए कारगर, और ये मियोसिस होता है लैंगिक के लिए कारगर। लैंगिक मतलब सेक्सुअल,
ठीक है। इसमें जब होता है मतलब अंडकोश मिलता है मेल और फीमेल, ठीक है, स्त्री और पुरुष, मतलब ये याद रखिए, स्त्री और पुरुष हटाइए, रखिए अंडा, अंडाशय, अंडाशय एवं स्पर्म, ठीक है, ये फ्यूज करते हैं। इसमें जो होता है दो दो यानी न्यूक्लियस जो होता है डाई डिप्लॉयड फॉर्म में होता है, दो घर बनाता है। डिप्लॉयड डिप्लॉयड यानी चार न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन डिप्लॉयड के केस में होते हैं। इसमें जो चार न्यूक्लियस तो होता है लेकिन सिंगल सिंगल होता है, हैप्लॉयड हैप्लॉयड के केस में होता है, हैप्लॉयड हैप्लॉयड, ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो यानी विभाजन जो होता है दो तरह से, कौन कौन, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री को इंग्लिश में कहते हैं माइटोसिस, इसमें अलैंगिक असेक्सुअल की बात करेगा, और इसमें जो क्या मियोसिस में इसमें सेक्सुअली की बात करेगा। इसमें जो न्यूक्लियस का केस होगा यानी डिप्लॉयड कंडीशन में होगा, इसमें हैप्लॉयड कंडीशन में होगा। बस इतना ही मुख्य बातें याद रखिएगा, इससे ज़्यादा डेप्थ में आपसे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा डेप्थ का मतलब हो गया कि नीट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा मेडिकल में, तो जबकि इतना डेट में आपसे नहीं पूछेगा। जो संभावनाएं थी पूछने की मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, क्या है, नारियल के रेशे युक्त छिलके किस उत्तक के बने होते हैं। तो नारियल के रेशे युक्त जो है ये स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। किसके, स्क्लेरेन्काइमा। इसके बारे में याद रखिए, ये एक मृत कोशिका है, मृत कोशिका है यानी उत्तक ही है, लेकिन इसमें इस उत्तक में जो होता है ये इस उत्तक में मृत कोशिका पाया जाता है, ठीक है। इसका काम होता है मजबूती प्रोवाइड करना, क्या करना, मजबूती प्रोवाइड करना, मजबूती देना, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये प्लांट का एक साधारण उत्तक है जिसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती है। ये पौधे का हार्डनेस, कठोर प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो चलिए आंसर आपका 3 का जो है आंसर आपका कौन सा हो गया, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। रोक्फोटाइन सी में पाया जाता है, रोक्फोटाइन सी जो है एक प्रोटीन का टाइप्स है जो प्रोटीन और अंडा में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, एग में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, एग में। ये जब एग का जो वाइट वाला भाग होता है उसमें ये चीज़ पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में। अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं तो याद रखिएगा कि प्रोटीन से कभी वेट नहीं बढ़ता है और कभी फैटनेस मतलब मोटापा नहीं होता है। अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन से ना मोटापा आता है ना ही फैटनेस बढ़ता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटीन खाने से मोटापा नहीं आता है, मोटापा नहीं आता है, ठीक। अगला प्रश्न आइए, ठीक, आइए अगला प्रश्न। मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। यानी स्टार्च है, इसको तोड़ता है किसमें, सुक्रोज या माल्टोज में। स्टार्च को तोड़ देता है किसमें, माल्टोज में, माल्टोज में। किसके कंडीशन में, एक एंजाइम है जिसका नाम है एमाइलेज। क्या नाम है, एमाइलेज। ये जो स्टार्च जो टूटता है सबसे पहले मुख गुहा में मतलब माउथ में टूटती है, और माउथ का जो ये स्लाइवा होता है, स्लेवरी ग्लैंड्स होता है, ये एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसका नाम है स्लाइवा या स्लेवरी एमाइलेज। क्या नाम है, स्लेवरी एमाइलेज। ये अटैक करता है किस पे, स्टार्च पे, मंदक पे, यानी इसको स्टार्च को हिंदी में हम लोग मंद कहते हैं, मंद पे, और ये बना लेता है माल्टोज यानी सुक्रोज यानी सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यही नाम है यानी एमाइलेज, जो हमारे लार ग्रंथि में पाया जाता है। लार ग्रंथि मतलब स्लेवरी ग्लैंड्स एमाइलेज सीक्रेट करता है। इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है पिटाइलिन। क्या नाम है, PTYLINE, जहां P साइलेंट है, टाइलिन पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, टाइलिन, दूसरा नाम इसका टाइलिन हो गया। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, क्या है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्तरस क्या करते हैं, पित्त रस स्रावित करती है। तो पित्त रस को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बाइल जूस, और बाइल जूस सिक्रीट करने वाला जो है एक लौता लीवर है, और लीवर को हम लोग हिंदी में कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। तो आंसर आपका क्या हो गया, यकृत इज द करेक्ट आंसर। लीवर से संबंधित बातें मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं। आइए अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, मानव की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है।
तो विली जो पाई जाती है ये छोटी आंत में पाई जाती है। इसके बारे में याद रखिए, विली करता क्या है, ये जो होता है उंगली की तरह नुकीला होता है, नुकीला होता है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसका काम होता है अवशोषण करना, क्या करना, अवशोषण करना, पचे हुए भोजन से एनर्जी प्रोवाइड करना। और किसको अवशोषण करके किसको देता है, ये देता है, किसको देता है, वेसल्स को देता है, ब्लड वेसल्स को देता है, ब्लड वेसल्स को, जिसके थ्रू क्या होगा, शरीर के अंदर यानी रक्त के अंदर देगा। रक्त जो है, रक्त के जरिए पूरे शरीर में ऊर्जा का क्या होगा, परिवहन होगा। ये याद रखिएगा। मतलब विली का काम है पचे हुए भोजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और उसको ब्लड वेसल्स के थ्रू रक्त में पहुंचाना, और रक्त से क्या होता है, पूरे शरीर में एनर्जी को फैलाव हो जाता, पहुंच जाता है। तो ये याद रखिएगा। और ये पाया कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में। यहाँ पे छोटी आंत की बात कर ले अगर, यहीं पे संपूर्ण यानी डाइजेशन पाचन क्रिया होती है। और यहीं पे जो होता है, इसका जो लंबाई होता है 7 से लेकर के 7.5 मीटर तक होता है, 7 से लेकर के 7.5 मीटर तक लंबाई इसका होता है। और शरीर में अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, मैक्सिमम पाचन क्रिया कहाँ होता है, तो शरीर के मैक्सिमम यानी जो है छोटी आंत में मैक्सिमम पाचन क्रिया होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका क्या है, मनुष्यों में छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग कितना मीटर लंबी होती है। मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य में जो छोटी आंत होती है वो 7 से लेकर के 7.5 मीटर तक क्या होता है, लंबी होती है। यहीं अगर हम बड़ी आंत की बात कर लें तो 1.5। प्रश्न ये भी बन सकता है आपसे, क्या बन सकता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत का रेशियो क्या है, छोटी आंत और बड़ी आंत का रेशियो लंबाई में क्या है। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिए, छोटी आंत कितना होती है 7.5 और बड़ी आंत की लंबाई जो होती है 1.5 होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा डिसिमल से डिसिमल, 75 बाई कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब 15 पर 3:2 कितना हो जाएगा, 15 5 75 होता है, 5:1 होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई का रेशियो क्या है, तो 5:1 रखिएगा, 5:1 होता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 7 से लेकर के 7.5 मीटर तक, यानी मैक्सिमम कितना 7.5 यानी 7.5 मीटर होगा। बड़ी आंत की बात अगर हम लोग कर लें तो बड़ी आंत मैक्सिमम कितना हो जाए 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर होता है, 1.5 मीटर होता है। ये याद रखिएगा। यानी प्रश्न जिस तरह से पूछने की संभावनाएं हैं, मैं उन सारी चीजों को बताते हुए चल रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। यानी जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो रीढ़ की हड्डी नहीं होने वाले ये हमारे पास मकड़ी है। किसका है, मकड़ी का नहीं होता। तो मकड़ी के बारे में याद रखिए, ये जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठंडी रक्त वाली एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कौन, मकड़ी। इसमें बैकबोन जो है, बैकबोन रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। बाकी जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं सारे में पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। मकड़ी से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मकड़ी जो है किस तरह का जानवर है, हॉट ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड है। तो ये हॉट नहीं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मतलब ठंडी रक्त वाली जानवर है ये। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। मछली के हृदय में कक्ष होते हैं, तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। याद रखिए कौन कौन होता है, एक होता अलिंद, कौन होता अलिंद, और दूसरा होता निलय। एक होता अलिंद, दूसरा होता निलय। अलिंद को हम लोग एट्रियम कहते हैं, ठीक है, निलय को कहते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ठीक है, चलिए आपसे यानी पूछा जाए, प्रश्न ये बन सकता है कि मछली के शरीर से जो रक्त रिसीव करता है वो कौन करता है। तो ये अलिंद जो है ये रिसीव करता है रक्त को शरीर से। तो फिर शरीर तक रक्त कौन पहुंचाता है, तो निलय पहुंचाता है। निलय का काम है शरीर में पहुंचाना, और अलिंद का काम है जो है रक्त को रिसीव करना शरीर से। ठीक है, ये याद रखिएगा। एट्रियम में आएगा, वेंट्रिकल से जाएगा शरीर के अंदर। ठीक है, मछली में कितने कोष्ठ, मछली में जो होता है हार्ट के 2 कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। ह्यूमन में बात किया जाए तो कितने कोष्ठ, 4 कोष्ठ। सबसे ज्यादा कोष्ठ किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में। कॉकरोच में 13 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं, 13 कोष्ठक होते हैं। एम्फीबियन में कितने कोष्ठक होते हैं, तो एम्फीबियन में 3 कोष्ठक होते हैं। और एम्फीबियन के उदाहरण आप बताइएगा कि एम्फीबियन में कौन कौन आता है, एम्फीबियन में कौन कौन आता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले बेरी बेरी रोग का लक्षण नहीं है। रोग का लक्षण नहीं है, तो हाथ पैरों में दर्द होगा, ये लक्षण है।
आंखों की अनिच्छक गति, ये भी है। आंख का मिचलाना, ये भी बेरी बेरी का लक्षण है। बोलने में कठिनाई, ये भी बेरी बेरी का लक्षण है। धीरे धीरे ठीक हो रहे घाव, ये नहीं है बेरी बेरी का लक्षण। यानी बेरी बेरी का लक्षण घाव से संबंधित नहीं है, ये मसल से संबंधित है। आंख का मिचलाना, हाथ पैर में सूजन होना, ठीक है, बोलने में कठिनाई, जब मसल्स का क्रैम्प करेगा तो बोलने में थोड़ी असहजता और असहनीय फील करिएगा। घाव के संबंध इससे बेरी बेरी से नहीं है, तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, 11 का डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। कह रहा कि जब एक लोहे लिखा गया, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला देखिए CuSO4 होता है, CuSO4 सल्फेट के रंग में घोल कर डुबाया जाता है। तो देखिए ये आयरन आपने लिया, आयरन का सिंबल ये है, ये मिला कहाँ, इसको एक साफ लिख देता हूं। आयरन आपके पास कील है, रड है, और इसको मिला रहा, किस में डालना है, कॉपर सल्फेट के घोल में डालना है। तो ये याद रखिएगा कि कॉपर सल्फेट का जो रंग है यहाँ पे, यहाँ नीला रंग है, नीला रंग है। कैसा रंग है, नीला रंग है। और आयरन का यहाँ कोई रंग नहीं है, रंग नहीं है यहाँ पे। जब कंपाउंड में जाएगा तब रंग होगा। तो ये कॉपर को क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर लेगा, और ये बना लेगा FeCuSO4 प्लस Cu। अब यहाँ कॉपर का रंग पूछे तो यहाँ कॉपर का कोई रंग नहीं है, और आयरन का रंग पूछे तो आयरन का रंग यहाँ हो गया ग्रीन, हरा हो गया। क्या हो गया, हरा हो गया। तो याद रखिए, देखिए नीला से क्या हो गया, हरा हुआ। नीला किसका था, कॉपर सल्फेट का, और हरा किसका हो गया, फेरस सल्फेट का। ये याद रखिएगा। आपसे एक प्रश्न यहाँ इससे ये पूछा जा सकता है कि जो रिएक्शन हो रहा है, Fe रिएक्ट कर रहा है किससे, कॉपर सल्फेट से, तो ये किस तरह का अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एक ही आयन का क्या हो रहा है, यानी एक ही एलिमेंट का डिस्प्लेस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी क्या कहेंगे इसको, विस्थापन अभिक्रिया। दो एलिमेंट, दो मेटल का अगर दो तत्व का एक्सचेंज होता तो वो कहलाता हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। एक तत्व का हुआ, एक एलिमेंट का हुआ, इसीलिए इसका हमारा नाम जो डालेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डालेंगे। क्या डालेंगे, कलर क्या हो गया, नीला से क्या हो गया, हरा, मतलब ब्लू से ग्रीन। ये याद रखिएगा, ब्लू से ग्रीन तो नीला से हरा, यानी बी नंबर इधर करेक्ट आंसर, बी नंबर इधर करेक्ट आंसर। जब भी कोई कंपाउंड यानी जब भी कोई एलिमेंट अकेले होगा तो उसका कोई रंग नहीं होगा, जब वो कंपाउंड में जाएगा तभी जाकर के रंग शो करेगा, तभी जाकर रंग आएगा। ये याद रखिएगा आप। आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा लाइम है। तो सोडा लाइम का फॉर्मूला जो होता है, ये याद रखिएगा, सोडा लाइम का फॉर्मूला जो होता है मिक्सचर ऑफ कॉस्टिक सोडा NaOH प्लस लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस। ये रखिएगा, ये मिक्सचर होता है किसका, कॉस्टिक सोडा का, और लाइम वाटर का मिक्सचर जो होता है उसी को हम लोग सोडा लाइम कहते हैं। तो ये इसमें ऑप्शन, तो इसी को हम ऑप्शन बना देते हैं, बी नंबर को ऑप्शन बना देते हैं। तो ये आपका बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये याद रखिएगा, सिर्फ सोडा लाइम जो होता है ये मिश्रण होता है किसका, NaOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लाइम वाटर। आई बात समझ में, चलिए। NaH का दूसरा नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा, और CaOH का होल ट्वाइस का दूसरा नाम क्या है, लाइम वाटर नाम है। क्या नाम है, लाइम वाटर। 13 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम को गर्म करने से बनता है। जिप्सम को गर्म करने, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। ये जब गर्म करिएगा, हीट करिएगा, तो ये बनता है CaSO4 × हाफ H2O। क्या होता है, × हाफ H2O। इसी को कहा जाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारा जिप्सम। फॉर्मूला क्या हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 × हाफ H2O। CaSO4 × हाफ H2 यहाँ लगा दीजिए, CaSO4 × हाफ H2। तो आपका ए नंबर। देखिए दो जो है मल्टीपल, ये सबके लिए मोल है, इस दो से हमारा झगड़ा नहीं है। एक्चुअल जो फॉर्मूला आपका ये है, इससे मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ओवरऑल सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, सिरका का रासायनिक सूत्र क्या था। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। इसका IUPAC नाम पूछेगा, एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या होता है। IUPAC का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका IUPAC नाम होता है इथेनोइक एसिड। क्या नाम होता है, इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड जो है कॉमन नेम है, और इथेनोइक एसिड IUPAC नेम है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाने वाला नाम है। ये याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CH3COOH द करेक्ट आंसर।
15 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न हम लोग 16 नंबर। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी गई है? तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं खोजी गई है। कितनी अवस्थाएं? 5। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट, ठीक है। 20, ये 5 है, ये याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 16 का जो है आपका करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी गैस और प्लाज्मा जो है, ये सॉरी, प्लाज्मा और बीसी, मतलब प्लाज्मा और बीसी दोनों जो है, दोनों गैस का ही रूप है। दोनों गैस का ही रूप है, गैस का ही क्लासिफाई करके। तो प्लाज्मा को बोला जाता है आयनीकरण गैस। क्या बोला जाता है? आयनीकरण गैस, आयनाइज गैस है ये। जब बल्ब ग्लो करता है, जलता है, तो उसमें हमारा प्लाज्मा डेवलप होता है, तो उसी को हम लोग प्लाज्मा। और ये बीसी जो है, कोई गैस जो ठोस में कन्वर्ट होता है, यानी गैस किस में? ठोस में, तो ये हमारा बीसी कहलाता है। जिस तरह से ड्राई आइस के नाम सुने होंगे, ड्राई आइस बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड, पहले कार्बन डाइऑक्साइड बाय नेचर किस में था? CO2 गैस फॉर्म में था। अब क्या हो गया? ड्राई आइस के रूप में आ गया है, ये याद रखिएगा। चलिए, ये हमारा। आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या है देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, यानी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया है, हर तरह के क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, यानी किस में विसरण फैलाव ज्यादा होता है, डिफ्यूजन ज्यादा होता है? तो सबसे तेजी के साथ गैस फैलता है, तो गैस में विसरण क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अगर ठोस और द्रव होता तो आंसर क्या होता? गैस। ठोस और द्रव होता तो द्रव आंसर हो जाता। यानी सबसे कम विसरण जो होता है वो ठोस में होता है, ये याद रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है देखिए, एक शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ के नहीं, केवल एक ही प्रकार के अणु से, केवल एक ही प्रकार के तत्व से जो बना रहता है उसे हम लोग शुद्ध कहते हैं, उसी को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और चीनी का घोल की बात करिए अगर, तो ये चीनी का घोल अगर हो गया तो चीनी हो गया और प्लस पानी हो गया, तो ये हमारा 2 चीज आ गया, ये मिश्रण हो गया, ये अशुद्ध कहलाएगा, ठीक है। मीथेन की बात करेंगे तो मीथेन का फॉर्मूला था CH4। ये जो बना हुआ है ये अणु से मिलकर के बना हुआ है, और अणु एक ही तरह का होता है, इसीलिए ये तो अभी तक तो शुद्ध दिख रहा है। यहाँ दूध की बात करिए तो दूध में आपको पता है कि दूध में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? वसा, प्रोटीन ये पाया जाता है, और उसमें पानी भी रहता है। तो इसका मतलब ये मिश्रण हो गया, ये भी अशुद्ध हो गया। वायु में कई गैस का मिश्रण है, वायु क्या है? कई गैस का मिश्रण है। इसका मतलब ये तीनों, यानी ये चीनी का घोल, दूध और वायु ये अशुद्ध है। मीथेन आपका शुद्ध है। मीथेन का फॉर्मूला याद रखिएगा, CH4। क्या है? CH4 है मीथेन का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? जल के कितने अणु? तो ये याद रखिएगा, ये बना हुआ आपका ब्लू विट्रोल से बना है। क्या बना है? ब्लू विट्रोल। जब आपका ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगा। ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O। तो अब देखिए यहाँ पे कितना है जल का अणु? 5 अणु है। 5 अणु किसका दिया हुआ? वाटर का। तो यही आपसे पूछ रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ब्लू विट्रोल CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O, ये मैं लिख दिया हूं ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला। चलिए अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न है, CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और ऑक्सीजन, यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो कैल्शियम का द्रव्यमान बटे ऑक्सीजन का द्रव्यमान, कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है? 40, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 से काट लीजिए, 8 × 40, 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी 5 अनुपात कितना? 2। 5 अनुपात 2 है ऑप्शन में, हाँ है। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? वेग x से युक्त समतल सतह पर प्रकाश, समतल सतह है ये x आ रही है, ये x है, ठीक है। x वेग से सतह पर प्रकाश तरंग का घटना है, परावर्तन के बाद वेग कितना हो जाता है? तो परावर्तन यानी x से आया है और x से ही जाएगा, मतलब क्या होगा?
यानी एक्स स्पीड से आया तो एक्स स्पीड से ही क्या करेगा, जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न। एक पॉइंट यहां याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, यहां पे जब परावर्तन हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अपवर्तन और परावर्तन। तो अपवर्तन के दो नियम होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है कि जब ये देखिए आने वाले को हम लोग इंसिडेंट कहते हैं, जाने वाले को रिफ्लेक्ट कहते हैं। आपतन, ये परावर्तन, दोनों जो है यहाँ पे एक जहाँ पे टकराया, आपतन जहाँ टकराता है मिरर पे, तो वहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। देखिए तीनों का ऑरिजिन जो है एक ही जगह है। तो यानी पहला नियम कहता है अपवर्तन का, आपतन का कोण परावर्तन का कोण, सॉरी, आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और नॉर्मल का जो है, ये तीनों एक ही जगह लाई करता है, तीनों एक ही जगह लाई करता है। और नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट आने वाला है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, मान लीजिए थीटा, तो ये रिफ्लेक्टेड नॉर्मल के साथ क्या होगा, यानी थीटा वन, इसको मान लीजिए थीटा वन कह लेते हैं, इसको कह लेते हैं थीटा टू। तो थीटा वन बराबर किसका, थीटा टू का। यानी इसी को बोला गया अपवर्तन के नियम में दो नियम दिया गया है। पहला नियम याद रखिएगा, आपतन कोण, परावर्तन, सॉरी, आपतन किरण और परावर्तन किरण और नॉर्मल लाइन तीनों एक ही जगह एग्जिस्ट करता है। दूसरा नियम क्या है कि आपतन का कोण बराबर है परावर्तन का कोण। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यानी अगर ये 30 डिग्री से आ रही है तो ये जाएगी भी कितने से, 30 डिग्री से जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है तरंगों की तीव्रता अनुपात 25:9 है, उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा। अनुपात, विस्तार को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी पूछा है। और तीव्रता, एम्पलीट्यूड हमारा जो है, देखिए लाउडनेस, तो आप जानते हैं कि लाउडनेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के किसके, एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेंसिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्तार। ये जो होता है समानुपाती किसके, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ये भी। तो अब यहां से आप ये रिलेशन लिखिएगा, समानुपाती होता है इंटेंसिटी जो होता है, विस्तार समानुपाती होता है एम्पलीट्यूड का, आयाम का होता है। और आपका जो है तीव्रता दिया, मतलब लाउडनेस, तीव्रता दे दिया, लाउडनेस दे दिया, तो दोनों के बीच संबंध कैसा है, ऐसा ही है, एल हमारा लिखा हुआ देखिए। तो अब यहां से आयाम रोकिएगा, क्या करिएगा, आयाम रोकिएगा, तो स्क्वायर रूट किसका हो जाएगा, आई का हो जाएगा। तो हमारा रेशियो दिया है, मतलब दो आयाम होगा, दो एम्पलीट्यूड होगा, तो क्या हो जाएगा, निकालिए, A1/A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, समानुपाती I1/I2, I1/I2। तो हमारा A1 आयाम निकालना, एम्पलीट्यूड निकालना है, तो क्या इंटेंसिटी, पहला I1 कितना दिया 25, दूसरा I2 कितना दिया है 9। तो इसका मतलब 25 का स्क्वायर हमारा जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा, निकलेगा कितना निकलेगा, रूट हो जाएगा तो कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 5, नीचे कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब A1/A2 का वैल्यू आ गया हमारा 5:3, 5:3 है क्या, 5:3, 5, हाँ ये है आपका 22 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, 22 का बी इन द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। चलिए देखिए, प्लैंक नियम की यूनिट क्या है, प्लैंक कांस्टेंट पूछ रहा है। तो आप जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट में एनर्जी का फॉर्मूला होता है H यानी E बराबर H म्यू, और इसी को हम लोग कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, चलिए तो यहीं से आपका इसका यूनिट पूछा, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी, म्यू क्या है, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति। तो यहां से H रोक लीजिए, एक बराबर H बराबर क्या हो जाएगा, E बाई म्यू, E बाई म्यू। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। म्यू का ऐसा यूनिट जो होता है सेकेंड इनवर्स होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। तो अब सेकेंड को ऊपर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, यानी प्लैंक कांस्टेंट का जो यूनिट है जूल सेकेंड, जूल सेकेंड द करेक्ट आंसर। 23 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर, 23 का ए है। आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। चलिए एक क्या है अगला प्रश्न, देखिए, एक समान गति वाला पिंड, एक समान गति वाला पिंड, जैसे मान लेते हैं एक सर्कुलर विड्थ पाथ है, ठीक है, मान लीजिए यहां पे, तो हर पॉइंट पे जो है वृत्तीय गति पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन जब चेंज होगा तो गति भी चेंज करेगा। तो इसका मतलब हो सकता है कि त्वरित हो सकता है, क्या होगा, त्वरित होगा। कब, जब वृत्ताकार पथ होगा तब, रेखीय पथ पर नहीं। ये हमारा एक समान गति वाला जो पिंड है जब वृत्ताकार पथ पे रोल करेगा तो डायरेक्शन के साथ साथ उसमें स्पीड में भी चेंजिंग आएगा। लेकिन अगर रैखिक होगा, लीनियर होगा, तो समान ही चलेगा, उसमें त्वरित नहीं होगा। और चेंज आना, स्पीड में चेंज आना ही कहलाता है एक्सीलरेशन, त्वरण। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 24 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। त्वरित हो सकता है कब,
जब पथ वृत्ताकार होगा, रैखिक में नहीं। वृत्ताकार मतलब इस तरह से। अब यहां से पूछे, यहां देखिए फोर्स लगेगा, सेंटीमीटर फोर्स लगेगा, तो यहां से ऊपर की अपवर्ड है, जब यहां से डाउन करेंगे नीचे में हमारा जो आएगा ये इधर आएगा, तो हर डायरेक्शन में यानी फोर्स तो अप्रोचिंग कर ही रहा है। फोर्स क्या कर रहा है? अप्रोचिंग कर रहा है। और फोर्स जो है हमारा सेंटीमीटर जो केंद्र अभिकेंद्री की तरफ तेजी के साथ खिंचाव होगा, वहां पे गतिमान क्या होगा? ज्यादा होगा। जहां पे केंद्र का यानी कम प्रभाव पड़ेगा वहां गतिमान कम होगा, ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए क्या, इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। और इसको कहते हैं सेंटीपिटल, अभिकेंद्रीय रेखा। ठीक है, दोनों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अभिकेंद्रीय यानी सेंटीपिटल के बीच और स्पर्श टेंजेंट के बीच कितना एंगल, तो ये आपका थीटा कितना है? 90 डिग्री है। ये याद रखिए। इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट, क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। और इसको कहते हैं हम लोग सेंटीपिटल है, क्या बोलते हैं? या इसी को हम लोग टेंजेंट एक्सलेशन कह ले और इसको हम लोग सेंटीपिटल एक्सलेशन कह ले। दोनों के बीच एंगल पूछा जाए अगर, तब बताइएगा 90 डिग्री। क्या बताइएगा? 90 डिग्री। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 24 का जो क्वेश्चन कह रहा था, एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है कब? जब पथ जो होगा वृत्ताकार होगा, रेखीय पथ पे नहीं। चलिए एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। आप बाइक चलाते होंगे, उम्मीद है कि हम आप बाइक चलाते होंगे, बाइक चलाना जानते होंगे। तो जहाँ ओवर यानी ऊपर चढ़ाना होता है, ऊपर चढ़ाना होता है, क्या होता है? गियर को आप कम करते हैं, 4-5 गियर पे नहीं चढ़ाते हैं, एक गियर के बराबर रखते हैं या उससे अधिक रखते हैं, 2 रख दें या 1 रखें, इसी के बीच यानी 1 से कम नहीं, 1 के बराबर या 1 रखें या उससे थोड़ा अधिक रखें। 1 से अधिक नहीं, 1 से कम नहीं। मतलब जनरली तो चढ़ाया जाता है 1 पर ही, कितना? 1 पर ही चढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ केसेस जब होता है स्पीडिंग का, तो वहां थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप गाड़ी चलाते होंगे तो आपको पता होगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियां अपने आरोही क्रम में, देखिए सबसे ज्यादा वेधन 10 यानी पेनरेट करने की शक्ति। तो पेनरेट, ये आप सबसे पहले जानिए अल्फा बीटा और गामा के बारे में। ये जो होता है अल्फा जो होता है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो इसके पास मास नेग्लिजिबल होगा, मास नेग्लिजिबल होगा। और याद रखिएगा कि जब किसी के पास मास ही नहीं होगा तो उसकी गतिमान कितना भी गति कर जाए, आपको चोट, आपको जख्म नहीं दे सकती। अगर इसका उदाहरण हम देखने को कहें तो आप देखिए प्रकाश की लाइट जो तेज कितना गतिमान से आती है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड से आती है। लेकिन कभी आपको जख्म हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वहां मास नहीं है। और मास जब होगा तभी जाकर के आपके पास पेनेट होगा, दर्द होगा। बगैर मास का कोई दर्द नहीं होता है। तो ये आपका एक उदाहरण जो रेगुलर वे में आपको देखने को मिलता है वो देखिएगा। यानी हमारा अल्फाबेट जो है ये हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। बीटा क्या होता है? बीटा हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। बीटा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और गामा हमारा न्यूट्रल होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद इससे तो पता चल गया कि ये हमारा मास नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब इसमें वेधन शक्ति जो होगा, पेनेट करने की शक्ति जो होगी, टेंडेंसी जो होगी वो कम होगी विथ रिस्पेक्ट टू बीटा। और बीटा ये हमारा न्यूट्रल है, पूरा मास, इसमें मास ज्यादा होता है, ये रेडियो एक्टिव के लिए सक्रियता होता है। इसमें भेदन शक्ति क्या होता है? गामा में भेदन शक्ति सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। एक बात और अल्फा से हम संबंधित आपको बता दें कि जब अल्फा पार्टिकल जब गुजारा जाता है, तो जब ये गुजारा जाता है तो ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को लेके जाता है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को लेके जाता है, तो इसका मतलब मास कितना लेके गया? 4 मास को लेके गया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर पे कितना प्रभाव आएगा, तो 2 एटॉमिक, पहले अगर मान लीजिए कि 20 था तो अल्फा पार्टिकल गुजार दीजिएगा तो अब एटॉमिक नंबर हो जाएगा 18। पहले मास था मान लीजिए 40, तो अब मास हो जाएगा कितना? 36। अब मास कितना हो जाएगा? 36। मतलब मास में 4 का कमी आएगा और एटॉमिक नंबर में 2 का कमी आएगा। ये है अल्फा पार्टिकल का खासियत। ठीक है, चलिए बीटा पार्टिकल में, तो बीटा पार्टिकल में 1 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग आएगा। अगर पहले 15 इलेक्ट्रॉन था, अगर बीटा इलेक्ट्रॉन को गुजार दिया जाएगा तो उसमें अब 14 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ये याद रखिएगा। और भेदन शक्ति सबसे कम अल्फा में, उसके बाद बीटा में, उसके बाद गामा में। सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे ज्यादा गामा का होता है, उसके बाद बीटा का होता है, सबसे कम किसका होता है? अल्फा का होता है। आपसे पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर में से जाने के लिए आरोही क्रम में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अल्फा बीटा गामा। मुख्य बात है ये याद रखिएगा कि जब एक अल्फा पार्टिकल गुजारा जाता है तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को लेके जाता है। इसका मतलब हीलियम के मास के बराबर मास को लेके जाता है। एटॉमिक नंबर पे कितना का प्रभाव आएगा? तो 2 का प्रभाव आएगा। जब बीटा रे गुजारा जाएगा, बीटा पार्टिकल गुजारा जाएगा,
तो उस पे एक इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा, चेंजिंग आएगा, परिवर्तन आएगा। और गामा ये रेडियो एक्टिव शरीर कहता है, इससे में हमारा बदलाव को देखने को नहीं मिलता। ये दो बातें आप याद रखिएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा, ये याद रखिए, माइंड में रखिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन हो दर्शाता है। तो जिसका वेवलेंथ जो होगा सबसे ज्यादा, उसका विचलन सबसे कम होगा। तो आप याद रखिएगा, ट्रिक हमेशा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है, हमेशा आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये है आपका विब गियोर, ठीक है, विब इसको ऑर्डर में बता दे तो सही रहेगा। चलिए देखिए, मैं जो ये लिखा हूं, ये इसको आप ट्रिक बनाकर याद रख लीजिएगा। विब गियोर, आई जो होता है यहाँ पे इंडिगो, मैं इसको नहीं लिया, ये हमारा टर्सरी कलर है और इसको हम लोग ज़्यादा धो करके चलते नहीं है इंडिगो को, ठीक है। ये है वायलेट, वायलेट को क्या बोलते हैं आप, बैगनी। ये इंडिगो है, जामुनी, इतना तो रंग आपको पता होगा। चलिए ठीक है, हम बात करेंगे वेवलेंथ की। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ जो होता है सबसे ज्यादा, अगर आपसे ऑर्डर पूछे कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, तो इधर से शुरू करिए, इधर से शुरू करिए सबसे ज्यादा, मतलब लाल का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद किसका होता है, ऑरेंज का, उसके बाद येलो का, उसके बाद किसका, ग्रीन का, उसके बाद ब्लू का, उसके बाद वायलेट का, ठीक है। ये याद रखिए, ये वेवलेंथ का है, ये वेवलेंथ का ऑर्डर है, मतलब तरंगदैर्घ्य का ऑर्डर है, ये याद रखिए। अगर आपसे एनर्जी का पूछ दे तो जस्ट इसका उल्टा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका एनर्जी कम, तो सबसे वेवलेंथ कम किसका है, भी का, तो भी का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा, उसके बाद ब्लू का, उसके बाद ग्रीन का, उसके बाद येलो का, उसके बाद ऑरेंज का, उसके बाद रेड का। मतलब सबसे कम एनर्जी किसमें, लाल में, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें देखने को मिलेगा, बैगनी में मिलेगा, ठीक। अगर विचलन की बात करेगा स्कैटरिंग की, तो स्कैटरिंग जिसका एनर्जी ज्यादा उसका विचलन ज्यादा, जिसका एनर्जी ज्यादा उसका विचलन ज्यादा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका विचलन कम। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसे यानी सेम ऑर्डर आ जाएगा, यही ऑर्डर रिपीट कर जाएगा, ठीक है। ये याद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये हर एग्जाम में कारगर होगा और कई एग्जाम में ये डायरेक्ट आपको प्रश्न, बच्चा हमेशा कंफ्यूज कर जाता है ऑर्डर लिखने में, वेवलेंथ का ऑर्डर लिखने में, एनर्जी का ऑर्डर लिखने में और विचलन का ऑर्डर लिखने में। मैं आज के बाद से ये विश्वास दिलाता हूं कि आज से ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अगर आप ईमानदारी से देख लिए हैं और स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, एक बार अपने से देख लिए तब, ठीक है। आइए तो यानी आप आंसर खुद कर दीजिए, विचलन सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे अधिक विचलन बैगनी का होगा, ठीक है। सबसे अगर यहीं पे बैगनी का विचलन अधिक हुआ तो वेवलेंथ जो है तरंगदैर्घ्य कम है या ज्यादा है, कम है, बैगनी का वेवलेंथ कम है, विचलन ज्यादा है। एनर्जी की बात करें तो बैगनी का एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके सबसे कम किसका, लाल का। वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ लाल का, सबसे कम वेवलेंथ किसका, बैगनी का, राइट। चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। देखिए अगला है, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है, तुल्यकाली मतलब दो ग्रह के भी परिक्रमण में जो ड्यूरेशन होता है उसी को हम लोग तुल्यकाली कहते हैं, और इसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है 24 घंटा होता है। कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है, ठीक। चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो एक्स किरणों की खोज जो है रोएटजेन ने की है, रोएटजेन ने, डिस्कवरी ऑफ एक्स रे रोएटजेन ने किया है, ठीक है। चलिए फराडे जो है, फराडे चार्ज का डिस्कवरी है, आवेश का। चलिए लेवाइजर फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। एच डिवाई मतलब डे डूबे, मतलब ये इन्होंने लाइजोजोम के भी बारे में बताया था, डे डूबे, ठीक है, तो वहां से लिया गया है। तो अब साइंटिस्ट, अब देखिए बहुत सारा साइंटिस्ट बहुत कुछ, लेकिन जो मुख्य चीजें हैं उसी को माइंड में रखना है। एक साइंटिस्ट 3-4 चीजों को डिस्कवरी किया, 3-4 चीज से ज्यादा भी डिस्कवरी किया है, जो मुख्य चीजें उसको माइंड में हमको रखना है। जिस तरह से आइंस्टीन का अगर आपसे पूछा जाए कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस में मिला है, आइंस्टीन ने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया है और एक एनर्जी इक्वेशन दिया है, तो आइंस्टीन को जो है नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, तो याद रखिएगा इसको। चलिए आइए अगला प्रश्न, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है,
और 30 क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। इस क्वेश्चन के साथ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट के बारे में बता दूं, इसका प्रयोग जो किया जाता है न्यूक्लियर मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। न्यूक्लियर मॉडरेटर के रूप में इसका यूज पेंसिल में भी किया जाता है, और इसका यूज जो है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो है बेटा है किसका, कार्बन का। किसका है, कार्बन का। इसका जो फॉर्मूला होता है कितना, C3 होता है। इसमें जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ये याद रखिएगा। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसके पीछे कारण क्या है, तो ग्रेफाइट के पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो आज आपका 30 सेट कंप्लीट हुआ। बिहार एसएससी का 6 सेट आप तक कंप्लीट रूप में पहुंच गया है, और 6 मतलब 180 क्वेश्चन चला गया, और 180 क्वेश्चन तो रिटर्न फॉर्म में है। एक्सप्लेनेशन में देखिए तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, वो आप खुद समझ रहे हैं। तो आप ईमानदारी से इसको देखिए, ठीक है। लगातार ज्ञान घर से बने रहिए। आपके लिए ज्ञान घर बहुत मेहनत कर रही है। एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन पूछ रहे साइंस में बिहार एसएससी में, तो 20 क्वेश्चन तो आप यूं देख करके बनाएंगे, 5 क्वेश्चन मेरा एक्सप्लेनेशन से टच करेगा, 20 क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा। 5 क्वेश्चन के लिए आपको दिमाग लगाना होगा, और जब आप वो भी दिमाग तभी लगेगा जब आप एक्सप्लेनेशन पूर्ण रूप से सुनिएगा तभी, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो आप बने रहिए ज्ञान घर से। थैंक यू सो मच।